हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। गाइस, जैसा कि हम आधुनिक काल का ये 19वां भाग लेकर आए हैं। इससे पहले हम आधुनिक काल के 18 भाग अपलोड कर चुके हैं, और यदि वे सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा। यदि आप देखना चाहते हैं तो उसी लिंक में जाकर क्लिक करके आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। केवल आधुनिक काल ही नहीं, हम रीतिकाल के प्रश्नों को और गद्य विधा में नाटक विधा और उपन्यास विधा और कहानी विधा इस समय चल रहा है। गद्य विधा में निबंध विधा चल रहा है। तो यदि आप वे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आप प्लेलिस्ट में क्लिक करके देख सकते हैं। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि यूथ कंपटीशन बुक में संकलित है। और ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, भारत में किसी भी राज्य के हिंदी अध्यापक से संबंधित जो भी परीक्षाएं हुई हैं, जो भी प्रश्न आए हैं, वे सभी प्रश्न ये श्रृंखला में दिए गए हैं। यदि आप इनमें से कोई भी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम ज़रूर उसमें कुछ सुधार करेंगे। और तो चलिए, देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। ये आधुनिक काल का 19वां भाग है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 851, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? तो इनमें से ब्रह्म राक्षस भवानी प्रसाद की नहीं है, ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रह्म राक्षस गजानन माधव मुक्तिबोध की है, और इनकी अन्य रचनाएं भूल गलती, अंधेरे में, अंतःकरण का आयतन से सभी भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। प्रश्न 852, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है? तो प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, ये प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पारंपरिक उपमानों का प्रयोग प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। क्षणवाद, बौद्धिकता, दुखवाद प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं: अहमवादी प्रवृत्ति का प्रधान, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्रधान, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण, भाषा का प्रयोग, ये सभी प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। अगला प्रश्न है 853। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? तो इनमें से भवानी प्रसाद मिश्र तार सप्तक के कवि नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। भवानी प्रसाद मिश्र तार सप्तक के कवि नहीं है। धातव्य है कि तार सप्तक 1943 का प्रकाशन अज्ञेय के संपादकत्व में हुआ, इसी से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तार सप्तक के 7 कवि इस प्रकार हैं: अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, ये सभी तार सप्तक के 7 कवि। अगला प्रश्न है, फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? तो फैंटेसी शिल्प पर आधारित रचना है अंधेरे में, विकल्प सी सही है। इसके रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध है। तो चलिए देखते हैं। अंधेरे में फैंटेसी शिल्प पर आधारित रचना है। अंधेरे में के रचनाकार मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध के अनुसार ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। मुक्तिबोध की 2 प्रमुख कृतियां हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है और दूसरी है भूरी भूरी खाक ढोल। कविताएं देखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती, ये सभी गजानन माधव की कविताएं हैं। अगला प्रश्न है 855, किन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा जाता है? तो इनमें से तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा जाता है, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राहों के अन्वेषी तार सप्तक के कवियों को कहा जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय ने 1943 में किया। तार सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि हैं अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, बलवंत, नेमीचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, ये सभी तार सप्तक के कवि हैं। नोट, दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। आयोग ने इसका उत्तर विकल्प सी माना है।
प्रश्न 856 तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? तो तीसरे सप्तक में मुक्तिबोध शामिल नहीं है। ये मुक्तिबोध तार सप्तक 1943 के कवि हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका उत्तर विकल्प बी से तीसरा सप्तक में मुक्तिबोध शामिल नहीं है। मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक 1959 में शामिल कवि कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय देव नारायण शाही, मदन वात्सायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये सभी तीसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है 857 प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी से माना जाता है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी से माना जाता है। 1936 ईस्वी में प्रयोगवाद का प्रारंभ होता है तथा 1954 ईस्वी से नई कविता का प्रारंभ होता है। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञेय की तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। और 858 प्रश्न प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, किसने कहा? तो ये बैठे ठाले का धंधा प्रयोगवाद को नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। रामविलास शर्मा ने लिखा प्रयोगवाद कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। और डॉक्टर नगेन ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। अगला प्रश्न 859 हाइकू किस देश की काव्य शैली है? तो हाइकू जापान की काव्य शैली है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाइकू जापान देश की काव्य शैली है। हिंदी में हाइकू के सफल प्रयोग का श्रेय अज्ञेय को जाता है। इन्होंने छठे दशक 1960 में अरि ओ करुणा प्रभामय में अनेक हाइकू नामक छोटी कविताएं लिखी है जो हाइकू के बहुत निकट हैं। प्रश्न 860 निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो संशय की एक रात नरेश मेहता की है। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की है। आत्महत्या के विरुद्ध ये रघुवीर सहाय की है। संसद से सड़क तक ये सुदामा पांडे धूमिल की है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 3-1-3-1-2-5 3-1-2-5 का उत्तर विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संशय की एक रात नरेश मेहता की, चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल की, हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय जी की है। और चलिए इस अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 861 प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से अज्ञेय की काव्य रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है? तो चलिए बावरा अहेरी इसका प्रकाशन वर्ष 1954 है। और इंद्रधनुष रौंदे हुए ये इसका प्रकाशन 1957 में हुआ। और अरि ओ करुणा प्रभामय इसका प्रकाशन हुआ 1959 में। तो आंगन के द्वार पर इसका प्रकाशन 1961 में। दोस्तों ये पहला ही विकल्प ए ही सुमेलित है और इसका उत्तर विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बावरा अहेरी का प्रकाशन 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए इसका प्रकाशन 1957, अरि ओ करुणा प्रभामय 1959 में प्रकाशित और आंगन के पार द्वार इसका प्रकाशन 1961 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक प्रथम में नहीं है? तो इनमें से शकुंतला माथुर की कविताएं तार सप्तक प्रथम में प्रकाशित नहीं है और शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक में संकलित है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक में संकलित है। तार सप्तक के कवि अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल ये सभी तार सप्तक यानी कि पहले सप्तक के कवि हैं। इनमें से अगला प्रश्न है इनमें से किस कवि की रचना तीसरा सप्तक में है? तो इनमें से केदारनाथ सिंह तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक के कवि हैं। हरि नारायण व्यास दूसरे सप्तक 1951 के कवि हैं। भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक 1943 के कवि हैं। नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक के कवियों का विवरण इस प्रकार है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी,
ये सभी तीसरा शतक के कवि हैं। अगला प्रश्न है 864। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा शतक में हैं? तो इनमें से नंद किशोर आचार्य की रचनाएं चौथा शतक में हैं। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नंद किशोर आचार्य की रचनाएं चौथा शतक में हैं। चौथा शतक में संकलित कवि अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, ये सभी चौथा शतक के कवि हैं। अगला प्रश्न है 865। इनमें से प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना जाता है, यही विकल्प गलत है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 866। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता दर्शन से मुक्ति। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता दर्शन से मुक्ति है। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है, जिसके संपादक अज्ञेय हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं अहमवादी प्रवृत्ति का प्रधान, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण, भाषा का प्रयोग, ये सभी प्रयोगवाद की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है 867। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो इनमें से नरेंद्र शर्मा तार सप्तक में शामिल नहीं है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नरेंद्र शर्मा तार सप्तक कवियों में शामिल नहीं है, बल्कि यह प्रेम और मस्ती का काव्य व्यक्तिवादी कवि के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचनाएं हैं पलाश वन, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्तचंदन, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नेमीचंद जैन तार सप्तक में शामिल कवि हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो इनमें से स्वच्छंदतावाद का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। विकल्प ए सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वच्छंदतावाद का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है, इसका संबंध छायावाद से है। मनोविश्लेषण, अस्तित्ववाद, कलावाद का संबंध प्रयोगवाद से है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 869। रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? तो रूप तरंग रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रूप तरंग रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह है। रामविलास शर्मा का एक अन्य काव्य संग्रह सदियों के सोए जाग उठे हैं। और केदारनाथ अग्रवाल के काव्य संग्रह भी देख लेते हैं। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं। अगला है आग का आईना, और इसके बाद गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापी, ये सभी केदारनाथ अग्रवाल के काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न 870। इनमें में से कौन दूसरा शतक में शामिल नहीं है? तो इनमें से कुंवर नारायण दूसरा शतक में शामिल नहीं है, ये तीसरे शतक के कवि हैं। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कुंवर नारायण तीसरा शतक 1959 के कवि हैं। इस शतक के कवियों में प्रयाग नारायण यानी कि तीसरे शतक में प्रयाग नारायण, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। दूसरा शतक का प्रकाशन 1951 में हुआ। इसके कवियों में शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरि नारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, ये दूसरे शतक के कवि हैं। अगला प्रश्न 871। इनमें में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो इनमें से यहाँ से देखो ये अज्ञेय का नहीं है, बल्कि ये केदारनाथ सिंह का है। तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ से देखो ये केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है। इनके अन्य काव्य संग्रह अभी, जमीन पक रही, अकाल में सारस, टाल स्टाय और साइकिल, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ यानी कि लंबी कविता है। और ये सभी केदारनाथ सिंह की रचनाएं हैं। और इसके बाद कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, ये अज्ञेय की रचना है। अगला प्रश्न है नदी के दीप किसकी रचना है? तो नदी के दीप अज्ञेय जी की रचना है। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नदी के दीप अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय के अन्य रचनाएं चिंता, भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष, रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार, इत्तेलम, ये सभी
अज्ञेय जी की रचनाएं हैं। अब देखते हैं मैथिली शरण गुप्त की रचना जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जय भारत, भारत भारती। इससे पहले भी द्विवेदी युग में हम पढ़ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 873 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं एक सूनी नाव, जंगल का दर्द। ये दोनों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एक सूनी नाव, जंगल का दर्द सक्सेना जी की रचनाएं हैं। और इसकी जादू नहीं कविता ये कात्यायनी की रचना है। सात भाइयों के बीच चंपा ये भी कात्यायनी की है। आमने सामने कुंवर नारायण की है। आत्मजयी कुमार नारायण की है। सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन की। तालाब की मछलियाँ ये भी नागार्जुन की है। अगला प्रश्न 874 नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन है। तो तीसरा सप्तक के कवि हैं केदारनाथ सिंह। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि केदारनाथ सिंह हैं। तीसरा सप्तक के अन्य कवि हैं कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, मदन वात्सायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय देव नारायण शाही। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ। सभी चारों सप्तकों के संपादक अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न 875 प्रयोगवाद की विशेषता क्या थी। तो प्रयोगवाद की विशेषता शिल्पगत चमत्कार। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रयोगवाद की हम विशेषताएं देख लेते हैं। शिल्पगत चमत्कार, अहमवादी व्यक्तिवाद, नग्न यथार्थवाद, अतिबौद्धिकता, उपमानों की नवीनता, निराशावाद, अलंकार तथा छंद विधान ये सभी प्रयोगवाद की विशेषताएं। अगला प्रश्न है 876 प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं। जैसे कि इनमें शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता ये विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रयोगवाद काव्यधारा में कुछ ऐसे भी कवि हैं जो विचारों से समाजवादी हैं, संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं। जैसे शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता ये दोनों हैं। इसका उत्तर विकल्प ए। प्रश्न 877 रिक्त पंक्ति लिखिए। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता हूँ जिससे कि उसका वो अधूरा कार्य रिक्त स्थान है। इसके बाद संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुँचा सकूँ। संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुँचा सकूँ। तो ये रिक्त स्थान में कौन क्या आएगा। तो इसमें आएगा उसकी वेदना का सूत्र। विकल्प बी आएगा। इसका उत्तर विकल्प बी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता हूँ जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुँचा सकूँ। उक्त काव्य पंक्ति विकल्प उसकी वेदना का स्रोत द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति हो रही है। यह काव्य पंक्ति ब्रह्म राक्षस कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता मुक्तिबोध है। प्रश्न है 878 कविता और कवि का नाम लिखिए। रेत का विस्तार, नदी जिसमें खो गई कृषधार ये कविता किसकी है और कवि का नाम बताना है। तो ये अंतः सलीला कविता है और इसके कवि के नाम अज्ञेय है। विकल्प बी सही इसका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि और प्रश्न है 879 कवि और कविता का नाम बताना है। तो इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा। भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। ये कविता और कवि का नाम बताना है। तो ये कविता है भूल गलती कविता की पंक्ति है और इसके रचनाकार हैं मुक्तिबोध। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 880 रिक्त पंक्ति लिखिए। खोजता हूँ पठार रिक्त स्थान पहाड़, फिर रिक्त स्थान समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई, रिक्त स्थान आत्मसंभवा। इसमें क्या आएगा। तो इसमें आएगा परम अभिव्यक्ति और अनिवार्य। विकल्प बी सही। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। रिक्त स्थान में परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आएगा। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। खोजता हूँ पठार समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई, परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा। उक्त पंक्ति में विकल्प बी परम अभिव्यक्ति अनिवार्य द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति हो रही है। ये काव्य पंक्ति अंधेरे में कविता से उद्धृत है। इसके लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध है। अगला प्रश्न है 881 मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है। तो मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस ये बुद्धिजीवी ब्रह्म राक्षस बुद्धिजीवी
किसका प्रतिनिधि है? इसका उत्तर विकल्प ए सही है। मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस में ब्रह्म राक्षस बुद्धिजीवी का प्रतिनिधि है। मुक्तिबोध की दो काव्य कृतियाँ प्रकाशित हैं, चांद का मुंह टेढ़ा, भूर भूर खाक ढोल, ये दोनों मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं। अब देखते हैं मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती, ये मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं। अगला प्रश्न है 882। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ अज्ञे जी की हैं। एक बूंद सहसा उछली से ली गई हैं। इसका उत्तर विकल्प ए सही, अज्ञे। प्रश्न है 883। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के कवि हैं। तो ये काव्य पंक्तियों के कवि रघुवीर सहाय हैं। विकल्प सी सही है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 884। जमीन पक रही किसका कविता संग्रह है? तो जमीन पक रही ये केदारनाथ सिंह का कविता संग्रह है। विकल्प डी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। केदारनाथ सिंह का कविता संग्रह जमीन पक रही है। इनके अन्य कविता संग्रह बिल्कुल अभी, टाल स्टाई और साइकिल, यहाँ से देखो, ये तीनों केदारनाथ सिंह के कविता संग्रह हैं। इसके बाद नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। इनके बारे में प्रगतिवाद में पढ़ चुके हैं। इनका पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये इसी नाम से कविताएं लिखते थे। इनकी रचनाएं युगधारा, केदारनाथ सिंह की रचनाएं नागार्जुन की रचनाएं खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, भस्मांकुर, सतरंगों पंखों वाली। नरेश मेहता दूसरा शतक के कवि हैं और इनकी रचनाएं वन पाखी सुनो, नरेश मेहता की रचनाएं बोलने दो चीड़ को, चैत्य उत्सवा, ये सभी नरेश मेहता की रचनाएं। अगला प्रश्न है 885। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? तो गीत फरोश में कवि कहना चाहता है दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। तो गीत फरोश में कवि कहना चाहता है। विकल्प बी सही। इसका उत्तर विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गीत फरोश कवि यह कहना चाहता है कि दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। गीत फरोश 1953 भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं चकित है दुख 1968, अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पंचसती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971, इदम नमम 1977, संप्रति 1982, ये सभी भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न है 886। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना जाता है? तो हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन तार सप्तक से माना जाता है। विकल्प बी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन अज्ञे द्वारा सन 1943 ईस्वी में संपादित काव्य संकलन तार सप्तक से माना जाता है। ज्ञात है तार सप्तक में 7 कवियों की कविताओं का संकलन प्रकाशित है। अज्ञे ने इन 7 कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। दूसरा सप्तक का भी संपादन अज्ञे जी ने 1951 में किया। कुरुक्षेत्र के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं तथा असाध्य वीणा के रचनाकार अज्ञे जी। अगला प्रश्न 887। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है? कुंवर नारायण की लिखी रचना मेरे साक्षात्कार। विकल्प बी सही है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 888। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो आत्मजयी की कथा वस्तु कठोपनिषद पर आधारित है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आत्मजयी की कथा वस्तु कठोपनिषद पर आधारित है। इसके रचयिता कुंवर नारायण है। इसमें नचिकेता प्रसंग का वर्णन है। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी, वाजश्रवा के बहाने इनके द्वारा रचित खंड काव्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नरेश मेहता की लिखी रचना नहीं है? तो इनमें से गुनाहों का देवता ये धर्मवीर भारती की है। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की द्वारा रचित उपन्यास हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं सूरज का 7वां घोड़ा, जबकि महाप्रस्थान, अरण्य और सबरी
नरेश मेहता द्वारा लिखित प्रबंध काव्य है। इनके अन्य काव्य रचनाएं हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्य उत्सवात, संशय की एक रात, जो कि प्रबंध काव्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 890, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित दो आप किस विधा की रचना है? तो दो आप काव्य विधा की रचना है। विकल्प डी सही है। चलिए, शमशेर बहादुर द्वारा लिखित दो आप काव्य विधा की रचना है। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने अपने पास बात बोलेगी, टूटी हुई बिखरी हुई उदिता, काल तुमसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश, ये सभी शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित रचना है। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं। तो मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं विजय देव नारायण शाही। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मछली घर के संपादक विजय देव नारायण शाही है। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य संग्रह हैं साखी, संवाद तुमसे, ये दोनों विजय देव नारायण शाही की काव्य संग्रह हैं। जबकि लक्ष्मीकांत वर्मा ने अतुकांत, तीसरा पक्ष तथा धर्मवीर भारती ने अंधायुग कनप्रिया नामक काव्य संग्रह का संपादन किया। अगला प्रश्न है 892, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है? तो इसमें संकलित नहीं है, वो है जन्मदिन की धूप में। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जन्मदिन की धूप में गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है। जबकि एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्मराक्षस कविताएं चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है। अगला प्रश्न है 893, अज्ञे द्वारा संपादित 4 तार सप्तकों में 3 कवियत्रियां भी संकलित हैं। तो इनमें से कौन सी हैं? इनमें से शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। विकल्प बी सही है। ये तार सप्तकों में 3 कवियत्रियां सम्मिलित हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। अज्ञे द्वारा संपादित 4 सप्तकों में 3 कवियत्रियां शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे भी संकलित है। शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक में, कीर्ति चौधरी तीसरे में तथा सुमन राजे चौथे तार सप्तक में संकलित कवियत्री है। नोट, यहाँ शकुंतला माथुर के स्थान पर शकुंत माथुर शुद्ध है, परंतु आयोग ने शकुंतला माथुर ही विकल्प में दिया, जिसको सही माना गया है। अगला प्रश्न है 894, रिक्त स्थान ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। तो इसमें से अस्तित्ववाद प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। रिक्त स्थान में अस्तित्ववाद आएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। प्रयोगवाद ने साहित्य में पहली बार व्यक्तिगत अस्मिता, निजी व्यक्तित्व, निजता का बहुत महत्व दिया। इसमें क्षण को महत्व देकर जीवन भर को भरपूर ढंग से जीने की चाह है। प्रयोगवादी कवि वैयक्तिक प्रेम की सहज स्वीकृति पर बल देता है। अगला प्रश्न 895, फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो फंतासी के बारे में, फंतासी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है। फंतासी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 894, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? तो मुक्तिबोध की भारत, इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया था। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। भारत, इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। मुक्तिबोध की पुस्तक भारत, इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चला था, जिसका निर्णय था इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। इस पुस्तक की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा है कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस अर्थ में कि सामान्यतः इतिहास में राजाओं, युद्धों और राजनैतिक उलटफेरों का जैसा विवरण रहता है वैसा इसमें नहीं। युद्धों और राजवंशों के विवरण में न अटककर मैंने अपने समाज और संस्कृति और उसकी संस्कृति के विकास पथ पर अंकित किया है। अगला प्रश्न 897, प्रियवंद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित है? तो प्रियवंद ये अषाढ़ वीणा से संबंधित है। विकल्प बी सही है। अज्ञे द्वारा रचित अषाढ़ वीणा का पात्र प्रियवंद है। अज्ञे की अन्य कविताएं कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रौंदे हुए और
इसके अलावा जबकि ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध द्वारा रचित तथा प्रलय की छाया एवं कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य। अगला प्रश्न 898। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है, ये कथन किस बात से संबंधित है? तो यह कथन प्रयोगवाद से संबंधित है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उक्त कथन प्रयोगवाद से संबंधित है। ये कथन अज्ञे ने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा है। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं, जिनका विवरण निम्न है। अज्ञे रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, विजय कुमार माथुर, भरत भूषण अग्रवाल, ये सभी तार सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है 899। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। तो सही नाम था, चलिए इसका उत्तर तार सप्तक से विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 900। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? तो यह प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया में हुआ था। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था। सन 1918 से 36 के कालखंड को छायावाद के नाम से और सन 1936 से 1943 के कालखंड को प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं, और 1943 से 1953 के कालखंड को हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। ये आप सभी जानते ही होंगे। प्रश्न है 901। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं दूसरा सप्तक में संकलित हैं। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं दूसरा सप्तक में संग्रहित हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। इनकी चर्चित कविताएं निम्न हैं। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश, ये सभी भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं हैं। अगला प्रश्न है 902। कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? तो इनमें से गिरिजा कुमार माथुर की बुनी हुई रस्सी नहीं है, ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। विकल्प डी सही है इसका उत्तर। चलिए व्याख्या देखते हैं। बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र की है, जबकि नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प इत्यादि रचनाएं गिरिजा कुमार माथुर की काव्य कृतियां हैं। अगला प्रश्न है धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? तो कनुप्रिया में राधा के नवीन रूप का वर्णन है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। कनुप्रिया में राधा के नवीन रूप का वर्णन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में राधा के नवीन रूप का वर्णन है। इस काव्य में राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया गया है। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, सातगीतवश, देशांतर, ये सभी धर्मवीर भारती की रचनाएं। अगला प्रश्न है हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने दूसरा सप्तक की भूमिका में कहा। अगला प्रश्न है 905। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं मुक्तिबोध की। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रयोगवादी कवि मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता से हैं ये पंक्तियाँ। इनके द्वारा रचित अन्य पंक्तियाँ अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़, सभी अंधेरे में। ये पंक्तियाँ गजानन माधव मुक्तिबोध की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का नहीं है? तो इनमें से भूरी भूरी खाक धूल ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है। विकल्प बी सही है। ये अज्ञे की नहीं है, गजानन माधव मुक्तिबोध की है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भूरी भूर खाक धूल ये गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य संग्रह। शेष सभी हरी घास पर क्षण भर 1949
में प्रकाशित इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 1957 में प्रकाशित। इत्तिलम 1946 में अज्ञे के काव्य संग्रह हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं भग्नदूत, चिंता, बाबरा, अहेरी, अरि ओ करुणा, प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, ये सभी काव्य संग्रह अज्ञे जी के हैं। अगला प्रश्न है 907, इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। तो इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह हाशिए का गवाह विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। निम्नलिखित कवि और उनके काव्य संग्रह कुंवर नारायण चक्रव्यूह 1956 में प्रकाशित, आत्मजयी 1965 में, परिवेश समतुम 1961 में प्रकाशित, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, वाज श्रवा के बहाने 2008, हाशिए का गवाह, ये सभी काव्य संग्रह कुंवर नारायण का। आप देखते हैं विजय देव नारायण शाही, साखी, मछलीघर, संवाद तुमसे, ये भी शाही के हैं। इसके बाद नरेश मेहता के काव्य संग्रह वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्य उत्सवा, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, सबरी आख्या, प्रार्थना पुरुष, ये सभी नरेश मेहता के काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न 908, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। तो इनमें से हरी घास पर क्षण भर, ये धर्मवीर भारती का नहीं है, बल्कि ये अज्ञे जी का है, विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 909, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवयित्री शामिल है। तो इनमें से शकुंतला माथुर शामिल है, विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। सुमन राजे चौथे सप्तक में शामिल है, सुमन राजे चौथे सप्तक में शामिल है। प्रश्न 910, रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो इसमें सही अनुक्रम है आत्महत्या के विरुद्ध, इसका प्रकाशन 1967 में हुआ, 67 में, और हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसका प्रकाशन 1975 में। लोग भूल गए, इसका प्रकाशन 1982 में, और कुछ फतेह कुछ चिट्ठियाँ, इसका प्रकाशन 1989 में। तो इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प ए ही सही है, यही क्रम से लगा हुआ है, विकल्प ए सही है। ये रघुवीर सहाय की कृतियों का क्रम के अनुसार विकल्प ए सही है। आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, 82 में, लोग भूल गए, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989 में। तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न अगला देखते हैं। चलिए प्रश्न 911, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है। तो ये प्रवृत्ति है प्रयोगवाद की, विकल्प सी सही है। प्रयोगवाद की है, विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रयोगवादी धारा की प्रवृत्ति है। आदर्श के स्थान पर यथार्थ में निहित व्यंग्य और विद्रूप को प्रयोगवाद अधिक प्रकट करता है। प्रयोगवादी कविता में कवियों की मानसिकता की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध के अभूतपूर्व नरसंहार से उत्पन्न सभी प्रकार के आदर्शों से मोह भंग का बोध है। अस्तित्ववादी चिंतन में घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद का भाव लेकर साहित्य सर्जना की गई। अगला प्रश्न, सूची 1 के समूह को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। इत्तिलम है अज्ञे की, ठंडा लोहा है धर्मवीर भारती की, गीत फरोश है भवानी प्रसाद मिश्र की, और संशय की एक रात है नरेश मेहता की। इस प्रकार इसका उत्तर 2-1-4-3 इसका उत्तर विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर विकल्प ए नहीं सही, 2-1-4-3 मिलान के अनुसार 2-1-4-3 विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 913, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं। तो प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक 1943 में संग्रहित हैं, विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित है। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 में, ये सभी जानते ही होंगे, अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तार सप्तक के कवि नेमिचंद जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञे रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, ये सभी प्रयोगवादी कविता में प्रयोग करने में विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न है राष्ट्रगीत 914, राष्ट्रगीत में भला कौन वो भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो ये पंक्तियों के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
रघुवीर सहाय की अधिनायक कविता की है, पंक्तियाँ अधिनायक कविता की हैं। और रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह जैसे कवि सामाजिक यथार्थ की ओर उन्मुख हुए। समान से समान एवं परिचित से परिचित स्थिति में कुछ ऐसा देख लेना है कि वो पहले बार में ही मार्मिक लगे। रघुवीर सहाय की अचूक क्षमता है, लेकिन इस क्षमता का उपयोग वे अधिकांशतः मन की गहरी परतों को उघाड़ने या व्यंग विनोद से ही करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सूची 1 के समूह को सूची 2 में मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। हरि ओ करुणा प्रभामय, ये अज्ञेय जी की है। धूप के दान ये गिरिजा कुमार माथुर के हैं, गिरिजा कुमार माथुर का है। और खुशबू के शिलालेख ये भवानी प्रसाद मिश्र का है। और चांद का मुटेड़ा आप सभी जानते ही होंगे, बार बार पढ़ रहे हैं, यह मुक्तिबोध का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1, इसका उत्तर विकल्प सी सही है। इसका उत्तर 2 3 सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर 2 3 4 1 2 3 4 1, इसका उत्तर विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 916, रूपाम्बरा किसकी रचना है? रूपाम्बरा किसकी रचना है? तो रूपाम्बरा रचना है अज्ञेय जी की, विकल्प ए सही है। रूपाम्बरा के रचनाकार अज्ञेय जी हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। रूपाम्बरा अज्ञेय जी की रचना, ये अज्ञेय की एक काव्य कृति है। अज्ञेय प्रयोगवादी काव्य धारा से संबंधित थे। इनकी अन्य रचनाएं आंगन के पार द्वार, इत्तेलम, भग्नदूत इत्यादि ये सभी अज्ञेय की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 917, निम्नलिखित में से कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? तो इनमें से गिरिजा कुमार माथुर की चांद का मुंह टेढ़ा, ये चांद का मुंह टेढ़ा ये आप सभी जानते ही होंगे। ये चांद का मुंह टेढ़ा ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है, विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा के कृति गिरिजा कुमार की नहीं है, ये प्रयोगवादी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की है। अब देखते हैं गिरिजा कुमार माथुर की रचना। गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, शिला पंख चमकीले, छाया मत चूना, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान तथा पृथ्वी कल्प आदि प्रयोगवादी कवि तथा तार सप्तक के कवि गिरिजा कुमार माथुर के काव्य संग्रह हैं। जबकि चांद का मुटेड़ा, भूरी भूरी खाकडोल ये मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 918, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1992 ईस्वी में संपूर्ण रचना कर्म के लिए, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1992 नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके संपूर्ण रचना कर्म के लिए दिया गया, न कि किसी रचना विशेष के लिए। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वनपाखी सुनो, प्रार्थना पुरुष, महाप्रस्थान, बोलने दो चीड़ को, देखना एक दिन, आख्या, ये सभी नरेश मेहता की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 919, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो इनमें से सीढ़ियों पर धूप ये अज्ञेय का नहीं है, विकल्प सी सही है। सीढ़ियों पर धूप अज्ञेय जी का नहीं है, बल्कि यह रघुवीर सहाय का है। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या दें। सीढ़ियों पर धूप ये रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है। रघुवीर सहाय के अन्य काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, ये तीनों रघुवीर सहाय के हैं। इसके अलावा हरी घास पर क्षण भर, हरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, बाबरा अहेरी आदि अज्ञेय जी की रचना है। नोट, सीढ़ियों पर धूप अशुद्ध है, जबकि रघुवीर सहाय की रचना सीढ़ियों पर धूप में ये शुद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 920, नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कवि हैं। तो इनमें से हैं नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। नकेनवाद को प्रपद्यवाद भी कहा जाता है। ये तीनों कवियों के नाम का पहला अक्षर लिया गया है नकेन। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश हैं। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिहार के तीनों कवियों के प्रथम अक्षरों को आधार बनाकर नकेन बनता है। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो तार सप्तक
तार सप्तक में रघुवीर सहाय सम्मिलित नहीं है। ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ। 1951 में। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे जी ने 1943 ईस्वी में किया। हिंदी प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ इसी संग्रह से होता है। तार सप्तक में मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नेमीचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल और प्रभाकर माचवे तथा अज्ञे की रचनाएं संकलित है। रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक 1951 के कवि हैं। अगला प्रश्न 922 निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? तो अंधेरे में कविता के रचनाकार मुक्तिबोध हैं। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। अंधेरे में कविता के रचयिता मुक्तिबोध है। ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, चांद का मोटेड़ा, भूर भूर खाक ढोल मुक्तिबोध की अन्य रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना 923 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? तो इनमें से इसका उत्तर विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह की एक लंबी कविता है, जबकि महाप्रस्थान नरेश मेहता की है। उर्वशी 1961 दिनकर का गीत नाट्य है तथा कर्ण प्रिया 1959 धर्मवीर भारती का प्रबंध काव्य है जो पौराणिक कथा पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं 924 रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो इसमें मुक्तिबोध की कविता में अंधेरे में नहीं है। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रयोगवाद एवं नई कविता के प्रमुख कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में रहस्य पुरुष का बिंब नहीं है। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ। अगला प्रश्न है, टाल स्टाय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? टाल स्टाय और साइकिल यह काव्य कृति है कुंवर नारायण, ये काव्य कृति है केदारनाथ सिंह। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। सॉरी दोस्तों, विकल्प डी सही केदारनाथ सिंह। टॉलस्टॉय और साइकिल केदारनाथ सिंह की रचना है। इनके द्वारा लिखित अन्य रचना है बाग लंबी कविता है, यहाँ से देखो बनारस कविता है। अब देखते हैं लीलाधर जगोड़ी की रचना है पृथ्वी, बची हुई पृथ्वी, रात अब भी मौजूद है, नाटक जारी है, घबराए हुए शब्द, अनुभव के आकाश में चांद आदि, ये सभी लीलाधर जगोड़ी की रचना है। प्रश्न है 926 आत्मजयी के लेखक हैं। आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण। विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आत्मजयी के नामक काव्य कृति के रचयिता हैं नई कविता के प्रमुख कवि कुंवर नारायण। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित आत्मजयी मूलतः आधुनिक चेतना का काव्य। कुंवर नारायण की अन्य प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं। दुष्यंत कुमार की अब देखते हैं रचनाएं। शोर का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साय में धूप, ये सभी दुष्यंत कुमार की। अब देखते हैं रघुवीर सहाय के रचना। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, ये सभी रघुवीर सहाय की काव्य कृतियाँ। अगला प्रश्न है, इनमें से नकेनवादी रचनाकार नहीं है। तो इनमें से नकेनवादी रचनाकार केदारनाथ सिंह नहीं है। विकल्प सी सही है। और नकेनवाद यानी कि प्रपदवाद के बारे में इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 928 प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका तार सप्तक है क्योंकि आधुनिक हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रश्न 929 निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो इसमें इसका उत्तर है विकल्प सी आत्महत्या के विरुद्ध, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। विकल्प सी सही है। प्रश्न 930 साखी किसका संकलन है? साखी किसका संकलन है? विजय देव नारायण शाही। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 931 आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 932 तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है गजानन माधव मुक्तिबोध की। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब मुक्तिबोध की है। अब देखते हैं रघुवीर सहाय की। राष्ट्रगीत में भला कौन वो भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, ये रघुवीर सहाय की है।
नागार्जुन की इन दिनों कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुचिया सोई उसके पास। और अब देखते हैं निराला जी की अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कवि हूँ पाया प्रकाश। और दोस्तों ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न था, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको सेशन ज़रूर अच्छा लगा होगा, और लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, हम आपसे यही उम्मीद करेंगे। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।